नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आपकी मेहनत और सही दिशा में की जा रही आपकी पढ़ाई आपका करियर और आपके भविष्य का निर्धारण करती है। कहते भी हैं कि सही राह पर चलेंगे तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए जरूरी है कि करियर को लेकर न केवल आपका दृष्टिकोण साफ हो बल्कि आपकी शंकाओं का भी पूरा समाधान हो। हमने देखा है कि अक्सर युवाओं के सामने कई रास्ते होते हैं और ऐसे वक्त में यूथ के सामने बड़ी दुविधा रहती है कि कौन सा रास्ता चुने। जो रास्ता हमने चुना है उस पर कामयाबी पाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएं। यकीन मानिए कि अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसे आप हासिल न कर पाएं। और इस सिलसिले में हम लेकर आए हैं आपके लिए कैरियर कॉर्नर। आज के कैरियर कॉर्नर में हम बात करेंगे एक नहीं कई सारी भर्तियों के बारे में। तो तमाम ऐसे मौके हैं, अगर सही रणनीति से आपने पढ़ाई की तो आप इन मौक़ों को अपने लिए सफल करियर के में तब्दील कर सकते हैं। तो आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट की बड़ी बहाली हो रही है। इसके अलावा बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बहाली है। यूपीएससी में ईपीएफओ के अधिकारी आप बन सकते हैं, इसके लिए बहाली है। गृह मंत्रालय में एग्जीक्यूटिव पदों पर बहाली है। इसके अलावा बिहार पुलिस में ड्राइवर और कांस्टेबल की बड़ी बहाली हो रही है। सिडबी में असिस्टेंट बैंक मैनेजर के पदों पर बहाली हो रही है, जबकि दिल्ली में मलेरिया इंस्पेक्टर और पीजीटी शिक्षक के काफ़ी सारे पद हैं जिस पर बहाली हो रही है। बिहार में स्पेशल स्कूल शिक्षक की बहाली है। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर बनने का बेहतरीन मौका आपके पास है। इसके अलावा अगर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 और ये एक बेहतर मौका आपके सामने है। तो ये तमाम सारे अवसर हैं जिसे आप अपने लिए सफलता में इसे तब्दील कर सकते हैं। तो एक एक कर अब हम तमाम भर्तियों के बारे में आपको बताते हैं कि कौन सी बहालियां हैं। आपको बता दें कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट की बहाली निकली हुई है गृह मंत्रालय की तरफ से। पद का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट। कुल पद है 4987। इसकी जो आखिरी तारीख है वो है 17 अगस्त। इसमें उम्र सीमा रखी गई है 18 से 27 वर्ष और इसकी योग्यता है 10वीं पास। वेबसाइट है www.mha.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन करियर आपके लिए हो सकता है क्योंकि इसमें योग्यता केवल 10वीं पास मांगी गई है। अगली जिस बहाली की हम बात कर रहे हैं बीएसएफ में ये बहाली है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन और इसका रिक्रूटमेंट है। पद का नाम है बीएसएफ कांस्टेबल और इसमें कुल पद हैं 3588। इसकी जो आखिरी तारीख है वो 24 अगस्त की है। 18 से 25 साल इसमें उम्र सीमा है। योग्यता 10वीं और आईटीआई रखी गई है। और इसकी जो वेबसाइट है वो है rectt.bsf.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बेहतरीन करियर यूपीएससी में ईपीएफओ ऑफिसर आप बन सकते हैं। इसके लिए बहाली निकली हुई है। पद का नाम है ईपीएफओ अधिकारी। कुल पद इसमें 230 हैं। यूपीएससी से ये बहाली होनी है और आखिरी तारीख इसकी 18 अगस्त है। 18 से 35 साल के बीच में अगर आपकी उम्र सीमा है तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। इसकी योग्यता ग्रेजुएशन है और इसकी जो वेबसाइट है वो है upsc.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आईबी एसिड ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव के पदों पर बहाली हो रही है। पद का नाम है एग्जीक्यूटिव। कुल पद इसमें भी ठीक ठाक हैं 3717। आखिरी तारीख है 10 अगस्त। उम्र सीमा इसमें 18 से 27 साल। योग्यता इसमें ग्रेजुएशन है और इसकी वेबसाइट है www.mha.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार से एक और बड़ी बहाली, अच्छी बहाली, सीएसबीसी बिहार पुलिस ड्राइवर और कांस्टेबल के पदों पर बहाली हो रही है। कुल पद है इसमें 4361 और इसकी जो आखिरी तारीख है वो है 20 अगस्त। उम्र सीमा इसमें रखी गई है 20 से 30 साल की और योग्यता है 12वीं पास और जो अन्य मानदंड चाहिए उसे आपको पूरा करना होगा। इसकी जो वेबसाइट है वो है www.csbc.bihar.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली बहाली, अच्छी बहाली, अगर आप बैंकिंग सेवाओं में जाना चाहते हैं तो सिडबी में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर बहाली हो रही है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में कुल पद हैं 76 और आखिरी तारीख है 11 अगस्त। उम्र सीमा इसमें 21 से 33 साल। योग्यता ग्रेजुएशन है और इसकी जो वेबसाइट है वो है www.sidbi.in। अब अगली जिस बहाली की हम बात कर रहे हैं DSSSB की तरफ से, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। पद का नाम इसमें अलग अलग पद हैं। मलेरिया इंस्पेक्टर का पद है। तमाम विषयों में पीजीटी टीचर के पद हैं और कुल पद इसमें 2119 है। आखिरी तारीख है 7 अगस्त। उम्र सीमा 18 से 32 साल। योग्यता पदभार रखी गई है और इसकी जो वेबसाइट है dssb.delhi.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली बहाली, अच्छी खासी संख्या में बिहार में स्पेशल स्कूल में
शिक्षक की बहाली निकली है। पद का नाम है स्पेशल स्कूल टीचर। कुल पद हैं 7,279 और आखिरी तारीख है 28 जुलाई। उम्र सीमा 18 से 40 साल रखी गई है और योग्यता पदवार है। आपको बता दें कि स्पेशल टीचर के लिए जो योग्यताएं चाहिए, स्पेशल श्रेणी में बीएड किया हुआ होना चाहिए, वो सारी योग्यताएं आपके पास अगर हैं तो आप बिहार में स्पेशल टीचर बन सकते हैं। इसकी वेबसाइट है bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली बहाली अग्निवीर, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वहां जाकर आप अप्लाई कर दें अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं। कुल पद इसमें नहीं बताया गया है, जल्दी ही पता चल जाएगा। आखिरी तारीख है 31 जुलाई। उम्र सीमा जो तमाम अग्निवीर के पदों को लेकर है 17.5 साल से 21 साल तक। योग्यता 12वीं पास और शारीरिक मानदंड चूंकि डिफेंस सर्विस है उसे आपको पूरा करना होगा। अग्निपथ-वायु.cdac.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और बहाली, महत्वपूर्ण बहाली, जो लोग रेलवे में जाना चाहते हैं, टेक्नीशियन के पदों पर जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी बहाली। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के पदों पर बहाली निकली है। पद का नाम है टेक्नीशियन। कुल पद है 6,180। आखिरी तारीख 28 जुलाई और उम्र सीमा इसमें 18 से 36 साल है। योग्यता इसमें पदवार रखी गई है। indianrailways.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे मौके हैं जो हमने आपको बताए हैं। ये एक बेहतरीन कैरियर आपके लिए साबित हो सकता है अगर आपने सही से रणनीति बनाई, थोड़ी ईमानदारी से मेहनत की, तो इन मौकों को आप अपने लिए सफल कैरियर के तौर पर तब्दील कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमरजीत झा और निदेशक हैं टारगेट कोचिंग सेंटर के। आपको बता दें कि अमरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बिल्कुल अमरजीत जी, इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, आपने देखा कि आज हमने जिन भर्तियों के बारे में बात की उसमें डिफेंस को लेकर, पुलिस को लेकर ठीक ठाक सीटें हैं, अच्छी खासी सीटें हैं। तो जिसको डिफेंस में जाना हो, अग्निवीर में जाना हो या आईबी में जाना हो, गृह मंत्रालय में जाना हो अधिकारी बनकर, तो ऑफिसर छोड़कर अगर हम कांस्टेबल की बात करें, ट्रेड्समैन की बात करें, असिस्टेंट की बात करें, ड्राइवर कांस्टेबल की बात करें, अग्निवीर की बात करें, तो इनके लिए किस तरीके का पैटर्न इसमें देखने को मिलता है इन परीक्षाओं में? इसमें सबसे पहला बात यह है कि पहले इसमें फिजिकल, जहाँ तक बात है, सिपाही ग्रेड में जाने पर तो निश्चित है कि फिजिकल आपकी सही हो। फिजिकल के बाद इसमें एग्जामिनेशन का जहाँ तक सवाल है, उसमें एक जीएस का ट्रेंड है, मैथ होती है, कुछ में उसमें रीजनिंग भी होती है। तो इन चीज़ों का सिलेबस का एक अध्ययन चाहिए। और इस अध्ययन में एक बात यह होता है, कभी कभी छोटी एग्जामिनेशन में भी कुछ क्वेश्चंस हाई दे दिए जाते हैं, उसी पर कट ऑफ भी तय हो जाता है। इसमें जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के भीतर में क्या क्या एग्जामिनेशन में सिलेबस तय किया गया है, उस मैथमेटिक्स के सिलेबस के हिसाब से आप उसको स्टडी हो। जैसे मैं से पहले भी बहुत सारी एग्जामिनेशन के बारे में यह बताया था कि उसमें सबसे पहली बात हो जाती है, इससे मैथ होता है। यदि किसी का अलजेब्रा सेक्शन छूट जाता है तो फिर उसकी सिलेक्शन की उम्मीद कम हो जाती है। अलजेब्रा सेक्शन में शॉर्टकट मेथड को भी आप पढ़ लें। यदि शॉर्टकट मेथड से नहीं बनता है तब तो उसको लॉन्ग मेथड में जाना होगा। लॉन्ग मेथड में समय कम होती है, इसलिए प्रयास यह हो कि किसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को निश्चित समयावधि के भीतर में बनाते हैं। तो मैथ के भीतर सबसे पहला जानकारी रखना होगा इस विषय में। दूसरा चीज़ है कि जीएस का जो अध्ययन होता है, वो जीएस का लेवल अब धीरे धीरे सिपाही ग्रेड में भी बढ़ रहा है। जैसे आप अभी हाल ही में बिहार में जो सिपाही का परीक्षा हुआ है, उसमें ये देखने को मौका मिला कि पूर्व के ट्रेंड को छोड़ दिया है। जीएस का सिलेबस बहुत विशाल है, तो नए तरीके से क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। तो नए तरीके में जो जिस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी सिलेबस को अब यह खोज करना है किस ट्रैक को अभी तक आयोग ने अभी तक नहीं पकड़ा है, वो ट्रैक ही आजकल क्वेश्चन में आ रहा है। तो वहाँ एक गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी और पुस्तक का, महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन का सिलसिला ये क्रमानुसार प्रत्येक दिन के हिसाब से होना चाहिए। जैसे परीक्षा का फॉर्म आपने भरा, आप परीक्षा कितने दिनों के भीतर आपको लेना है, कितना दिन में होने जा रही है, उसी हिसाब से आपकी तैयारी में जी जान लगाना होगा। जो इस छात्र को लगाएंगे तो इस प्रकार से इस सिलेबस को पूरा होगा। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपने एग्जामिनेशन के बारे में देखा कि उसमें कुछ इंग्लिश होता है। इंग्लिश में ग्रामर आपका सही होना चाहिए। जैसे ग्रामर में टेंस, नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, ये जो एक फंडामेंटल जो उसके जो ग्रेड हैं, सिलेबस है, इसको पढ़ने के बाद
कंप्रीहेंशन की भी जानकारी रखें, ताकि किसी एग्जामिनेशन में मेंस भी होता है तो मेंस में कंप्रीहेंशन का नॉलेज बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से उसका स्टडी के साथ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस एक सेट का प्रत्येक दिन होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो सफलता का आधार बन जाती है। ये बिल्कुल अमरजीत जी, ये जो इसमें जो फिजिकल वाला हिस्सा है, इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। जो फिजिकल वाला हिस्सा है, तो क्या उसकी खुद से तैयारी मुमकिन है, जिनको पुलिस सेवा में जाना है या डिफेंस में जाना है, या फिर उसके लिए किसी एक्सपर्ट की, किसी ट्रेनिंग सेंटर की मदद लेने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है अभ्यर्थियों को? इसमें दो प्रकार की बात होती है। यदि सुविधा है तो ट्रेनिंग सेंटर की मदद लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ तकनीकी रास्ता बताता है। जैसे आप लॉन्ग जंप करते हैं तो कभी कैंची कट देता है, कैसे आप जंप करते हैं। जंप करने के लिए आपको कौन कौन सा रणनीति बनाना होता है, सांस को कैसे रखना होता है, किस प्रकार से, कहाँ से आपको कद को उठाना पड़ता है, ये कुछ टेक्निकल बात बताते हैं वो। और जहाँ पर दौड़ की जहाँ तक सवाल है, दौड़ कैसे करें। जैसे कुछ छात्र ऐसे होते हैं, दौड़ने में पहला ही राउंड में एनर्जी पूरा लगा देता है। एनर्जी धीरे धीरे लगाना होता है। वो लोग बहुत टेक्नीशियन हैं, वो टेक्निकल मैटर जानते हैं वो लोग। तो ये चीज़ हमारे हिसाब से यदि संभव हो तो यहाँ सहारा लेना चाहिए। अन्यथा जो मानदंड है आप अपने से भी करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग जंप करते हैं तो कहाँ कर रहे हैं, मिट्टी वहाँ किस प्रकार की है, मिट्टी को हल्का भुरभुरी रखना होगा। कहीं आप हार्ड मिट्टी पर करते हैं तो वहाँ से चोटिल होने की संभावना बन जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट का फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या दौड़ पाएंगे और किस प्रकार का लॉन्ग जंप, हाई जंप कर पाएंगे। यह सब एक बात आता है। दूसरा आता है किसी सीना फुलाकर बात आता है। तो सीना कैसे फूलेगी, उसके लिए खान पान को सुदृढ़ करना होगा और उसकी प्रैक्टिस भी करना होगा। बहुत का सीना रहने के बावजूद भी फैल नहीं पाता है, तो वो लोग तकनीकी आधार पर कुछ न कुछ रास्ता निकालते हैं जो आपकी सफलता में सहयोग प्रदान कर देता है। और मेरा जहाँ तक मानना है, सफलता में हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यदि छोटी बात यदि भूल में बदल जाए तो फिर हम उस मैदान से बाहर हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों को कंक्रीट की तरह समेट कर लेना चाहिए। बिल्कुल अमरजीत जी, एक हाल के दिनों में जब मैं इस कार्यक्रम को बनाने के लिए मैं नज़र रखता हूं भर्तियों पे, तो मैं देखता हूं कि सबसे ज़्यादा जो बहाली आती है वो ITI को लेकर आती है। साल भर अगर किसी को सरकारी नौकरी करनी है तो मैं देखता हूं कि चाहे रेलवे में टेक्नीशियन की बहाली हो या बाकी डिपार्टमेंट्स में बहाली हो, उसी आप देखिए कि BSF में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बहाली निकली है, जिसमें 10वीं पास और ITI मांगी गई और अच्छा खासा पद है 3588। तो जो ITI सेवाओं के जो लड़के हैं, चूँकि उनकी भी संख्या ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है तो बहुत अच्छी खासी संख्या होती है, तो उनको करियर के दृष्टिकोण से कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, जो जिनको लगता है कि नहीं हम 10वीं के बाद या 12वीं के बाद हम ITI कर लें? देखिए, सबसे बड़ा मार्मिक प्रश्न आपने यह दिया है कि पहला बात यह है कि अब सीधे सीधे किसी का नियुक्ति हो जाने से वो सेवा में आधुनिकीकरण नहीं हो पाती है। अभी आपको मल्टीपर्पज का आदमी होना होता है। यदि हम टेक्नीशियन के पद पर काम करते हैं, कुछ छोटी मोटी यदि गड़बड़ी होती है उसके लिए भी अब हमें विशेष टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ जाए तो फिर बात अलग हो जाती है। लेकिन छोटी मोटी के लिए तुरंत हम सेवा को आगे बढ़ाएं, सेवा को हम योगदान दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू को समझने के लिए टेक्नीशियन पद की व्यवस्था रखी गई है। तो ये ITI वाले अब इसमें बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्थानों पर ITI सेंटर खुल भी चुकी है, तो उसका मदद के द्वारा आपकी जॉब नज़दीक में आ जाते हैं। सामान्य छात्रों से आप अलग हो जाते हैं। तो ऑलरेडी आपकी कंपटीशन जो होती है वह कम लड़कों के बीच में हो जाती है, उसी टेक्नीशियन वाले लड़के के साथ होती है। कोई भी मशीन, कोई भी विषय वस्तु पर हम यदि काम कर रहे हैं तो उसके जो आवरण है, उसके जो अंदर की विषय वस्तु है, उसकी जो फीचर है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। इसलिए रेलवे से लेकर के BSF की जहाँ तक भी बात है, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए हमें मुख्यालय फ़ोन करना पड़ेगा, तो शायद वो सेवा उत्कृष्ट नहीं है। इसलिए ITI वाले अपने बुलंदगी के साथ आपकी जो स्टडी है, उस स्टडी को आप आगे बहुत अच्छा कैरियर के रूप में ला सकते हैं। आज हमारे देश में इसी चीज़ की आवश्यकता है। जैसे अब हम यदि कोई मिसाइल आप यदि भारत सरकार यदि किसी विदेश से ला रही है तो ITI वाले की मौका मिलेगा उसमें। अब हम यदि किसी में टेक्नीशियन के रूप में काम करेंगे तो वहाँ पर हम अपने आप को सीधे सीधे योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार की एक बहुत बड़ी भूमिका के साथ ये काम करेंगे।
जी अमरजीत जी, एक महत्वपूर्ण बहाली है जिसकी हम चर्चा करेंगे। यूपीएससी से ईपीएफओ का रिक्रूटमेंट है। पद तो इसमें करीब 230 है, लेकिन जो पद है वो यूपीएससी का पद है, ईपीएफओ अधिकारी का पद है। तो इसका पैटर्न क्या होगा, मतलब कैसे इसकी तैयारी लोग करें? क्योंकि यूपीएससी की बहाली है तो फिर आप जानते हैं कि यूपीएससी का तो एक स्टैंडर्ड होता है, चाहे कोई भी बहाली हो। जी जी, यूपीएससी के लिए सबसे पहले उस छात्रों को हमें यह कहना है कि उसमें उसकी क्वेश्चन सबसे अधिक स्टैंडर्ड होते हैं। उनका क्वेश्चन विचारणीय होता है। चाहे यदि वो यूपीएससी से यदि हम एक आईएएस निकालते हैं या कोई भी पद को निकालते हैं, उसके क्वेश्चन बड़े लाजवाब होते हैं। सोचने पर विवश करता है। तर्क के द्वारा क्वेश्चन के विकल्प तक पहुंचा जाता है। जब तक हम उसको पढ़कर और अपने आप को उसको व्याख्या करके समझने का कार्य नहीं करते हैं, तब तक यूपीएससी का क्वेश्चन निकालना कठिन हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ के छात्र निकल जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के उत्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसके लिए गंभीरता पूर्वक उस चीज को समझना होता है। यूपीएससी यही चीज देखती है, समझदारी लड़के में कितना है। कि एक क्वेश्चन दे करके वो समस्या को समझ सकता है, तो वो अपनी सेवा को भी महत्व समझ सकता है। सेवा में जो कठिनाइयाँ आएगी, रोड़ाएँ आएंगे, उसको भी निष्पादन कर सकता है, तो कितना जल्दी समझ सकता है। इसलिए यूपीएससी के लिए सबसे पहली बात है तारतम्यता अध्ययन। किसी भी विषय वस्तु को उसकी व्याख्या करना, उसके प्रसंग को जानना, और उसके लिए सबसे पहले एनसीईआरटी का अध्ययन तारतम्यता के साथ होना चाहिए। अब एनसीईआरटी के भीतर बहुत सारे लड़के उसको सिलसिला के ढंग से नहीं पढ़ाई करते, तो उनको कठिनाइयाँ होती है। जैसे एक बात उदाहरण मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। एनसीईआरटी बहुत सारे विषय वस्तुओं से कंक्रीट करके 2000 शब्दों को 200 शब्द में खड़ा करता है, और वो 200 शब्दों के इर्द गिर्द में वह कभी ज्योग्राफी, कभी इकोनॉमिक्स, कभी वो हिस्ट्री के बातों को जोड़ देता है। जब क्वेश्चन वहाँ सेट होता है, तो एक क्वेश्चन लगता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से है, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, एक क्वेश्चन उसकी ज्योग्राफी से हो जाता है। तो इस सिलसिला को समझने की क्षमता आपके भीतर कितना है पढ़ने के बाद। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ा नहीं जाए, उसमें जिया जाए, उसको समझा जाए, उसकी तारतम्यता और विषय को तार्किक रूप लाया जाए, तो पहले आप उसको निकाल सकते हैं। उसमें जीएस की सबसे बेसी ज़्यादा मात्रा में प्रधानता होगी, और जीएस की प्राथमिकता दें, और निश्चित समय के भीतर आप बनाने के लिए प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस उसकी ओएमआर पर होनी चाहिए। ठीक, मतलब आपका बुनियाद सही होनी चाहिए, आपका जो बेस है वो तगड़ा होना चाहिए, अगर आप यूपीएससी की किसी भी परीक्षा को पास करना चाहते हैं। चलिए, दो छोटे छोटे सवाल अभी और हैं अमरजीत जी। एक तो बिहार में सीएसबीसी पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल की बहाली निकली है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो क्या इसमें चूंकि ड्राइविंग का लाइसेंस चाहिए, और पुलिस के लिए जो ड्राइवर की बहाली होती है उसमें बहुत, मतलब आप कहिए कि उसको देखा जाता है कि इनका विज़न कैसा है, चूँकि उसमें ज़रा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बहाली ऐसी है। तो क्या सिपाही का जो प्रश्न होता है या दरोगा का जो प्रश्न होता है, क्या चूँकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, तो क्या उससे हल्का देखने को मिल सकता है पैटर्न इस बार, जो इसकी परीक्षा देना चाहते हैं? चूँकि पद ठीक ठाक है, 4361। जी, पहला बात इसमें यह है कि आपका ड्राइविंग करने का अनुभव चाहिए, लाइसेंस के साथ चाहिए, उसके पूरे डिसिप्लिन के साथ आप गाड़ी चला सकते हैं। ओवरटेक किस किस स्थिति में हो सकते हैं, ट्रैफिक रूल ऑफ रेगुलेशन की जानकारी भी उन्हें होना चाहिए, जो इस पद के लिए जा रहे हैं। उसमें उनका रिटेन भी ठीक होना चाहिए। कुछ इस बार जैसे कल का सिपाही भर्ती का जो परीक्षा हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन का लेवल के हिसाब से तैयारी करें। जस्ट लाइक उदाहरण मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे अब पूछा जाता था कि प्रधानमंत्री का क्रम बताइए, राष्ट्रपति का क्रम बताइए। अब इस बार दिया कि 1977 के बाद लोकसभा अध्यक्ष का क्रम बताइए। तो एक नया तरीका का मॉडल खोज लिया। सिलेबस वही है, लेकिन आपको यह कहा जाता है कि आप पूरा सिलेबस को पढ़ के आए हैं कि नहीं। उसके बाद यह दिखाया था, बड़ी बारीकी से क्वेश्चन उठाया था कि विधान परिषद से कौन कौन ऐसे सदस्य हुए जो मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किए, यानी मुख्यमंत्री पद पर रहते वो विधान परिषद का सदस्य थे। तो एक क्वेश्चन एक बहुत बड़ा घुमावदार दिया। अब जो पढ़े होंगे वही छात्र उसको निकाल सकते हैं। इसके इर्द गिर्द में यह देखा जा रहा है कि सिलेबस के इर्द गिर्द में आप कैसे उसको समझने का कार्य करते हैं। ये इस प्रकार का आपका पाठ्यक्रम आधारित तैयारी हो, और इसी तैयारी के साथ साथ
उसकी फिजिकल व्यवस्था भी सही ढंग से रह सके, क्योंकि उसमें सिपाही शब्द जुड़ जाता है तो नेचुरली आपको वो भी चीज़ का मानदंड को पूरा करना पड़ेगा। ये जीएस इसका मुख्य पार्ट का इसका हिस्सा होगा। जितना आप उसमें जीएस को अध्ययन बेहतरीन तरीक़ा से करके जाएंगे, ये जॉब आपके नज़दीक खड़ा हो जाएगा। ठीक। अमरजीत जी, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमारे पास भी काफ़ी मैसेज आते हैं, लड़कों के संदेश भेजते हैं कि सर क्या करें, पूरा तैयारी करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी अगर कोई कर रहा है, अधिकारी बनना है किसी को बीपीएससी में या यूपीएससी में, तो एक तरह से समंदर में तैरने की तरह है। तो वो कहते हैं कि हम ईमानदारी से मेहनत भी करते हैं, इतने घंटे पढ़ाई करते हैं, हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। कभी 1 नंबर से रह जाता है, कभी 2 नंबर से रह जाता है, तो निराशा छाने लगती है। ऐसे अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे? ऐसे छात्रों को हम यही कहना चाहेंगे, आप जिस चीज़ को ईमानदारी पूर्वक अध्ययन करके चले, उस ईमानदारी में कहीं और कुछ ईमानदारी बच गई है। आप ईमानदारी से आत्म टटोल करके, आत्म मूल्यांकन करके इस बात को देखा जाए, क्योंकि असफलता में ही सफलता की बीज छिपी हुई है। कहाँ रह गई तैयारी में? जैसे आपने मैथ का कोई 2 चैप्टर छोड़ दिया, 2 चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन आए, आखिर वो 3 क्वेश्चन ने आपको पीछा कर दिया। इंग्लिश का कोई सेक्शन आपने कुछ चीज़ छोड़ दिया, वो आपको पीछा कर दिया। ये ईमानदारी में कुछ न कुछ कमी जरूर है। कहीं आप प्रैक्टिस कम कर दिए, पूरा क्वेश्चन आप बना सकते थे, समय अभाव, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, कहीं न कहीं ईमानदारी में कमी है। इसलिए वैसे छात्रों को कहूँगा, हौसला बुलंदगी के साथ आप सिलेबस को ढंग से पढ़ेंगे, कामयाबी निश्चित रूप से सुनिश्चित है। और ऐसे पढ़ने वाले छात्र कभी भी खाली हाथ नहीं लौटे हैं, ये भी हमने देखा है। तो इस चीज़ को कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन कैसे करते हैं? आपसे मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ ही पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी जितनी भी स्कोरिंग पेपर है उसके भीतर हर एक प्रश्न का उत्तर से अंक मिल रहा है, तो पूरा से जाना चाहिए। अपने आप को टटोलिए, आप मूल्यांकन करिए, और सफलता में सफलता नीत है, कहाँ रह गई हमारी ईमानदारी की नीति में कुछ न कुछ परिवर्तन और करना चाहिए। ठीक। चलिए अमरजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया, तमाम सवालों पर खुलकर बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सलाह पर अमल करके सफलता की राह में आगे बढ़ने में अभ्यर्थियों को ज़रूर मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, जी बिहार झारखंड की पूरी टीम ने ये शो आपके लिए तैयार किया है। अगर आप करियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी जान से जुटे हैं, तो हमारी आपसे अपील है कि आप इस शो से जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8588899555 पर अपने सुझाव और फीडबैक भेजिए। आप अपना नाम लिखिए, इसके बाद अपने इलाके का नाम लिखिए, फिर कैरियर क्वेश्चन टाइप कर अपनी बात रखिए। हम आपके सवाल एक्सपर्ट तक पहुँचाएंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि यूथ और रोजगार पर फोकस हमारा ये कार्यक्रम कैरियर कॉर्नर आप जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया पेज यूट्यूब, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। यहाँ हमें इंतजार रहेगा आपकी टिप्पणियों का। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते शनिवार को ठीक 5 बजे कैरियर कॉर्नर लेकर हम फिर से आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन चलते चलते वक्त हो चला है कोट ऑफ द वीक का। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा खजाना है जो कभी चोरी नहीं हो सकता, इसे अपना बना लो।